नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल हमने क्या पढ़ाया था आप लोगों को। कल कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे एनसीईआरटी बेस्ड पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, जो इन्वर्स स्पाइनल और स्पाइनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज हमने पढ़ाने को डिफेक्ट के बारे में कहा था, तो डिफेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक टॉपिक है हमारा जो हम आज पढ़ा दें। इसको छोटा सा टॉपिक है जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो इसके बारे में हम छोटा सा कुछ डिस्कस कर लें, तो फिर हम आगे डिफेक्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक होता क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या होता है कि अगर मान लो कोई दो स्ट्रक्चर ले लो, एक मान लो कोई NaCl टाइप ले लो, एक स्ट्रक्चर कोई कौन सा NaCl टाइप ले लो, दूसरा मान लो ले लो CsCl टाइप। ठीक है, दो टाइप के स्ट्रक्चर हो गए। एक मान लो कोई NaCl ले लो, दूसरा CsCl टाइप ले लो। NaCl टाइप कर लो तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है 6। कैटायन और एनायन दोनों का 6 होता है, इसका कैटायन और एनायन का 8 होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंस है। NaCl टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, इसका 8 है। यहाँ पर हमको ये डिफाइन करना है कि अगर हम किसी भी एटम पर, किसी भी यूनिट सेल पर क्या करें, उस पर हम प्रेशर लगाएं, हाई प्रेशर अप्लाई करें। किसी भी यूनिट सेल पर क्या करें, हाई प्रेशर अप्लाई करें। हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो जो एटम्स होते हैं वो सारे एटम्स क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे। और जब एटम्स क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब एटम्स पर हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब एटम पर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर होगा वो CsCl टाइप की तरह बन जाएगा। स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं कि जो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर होगा उस पर अगर थोड़ा सा हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो CsCl टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगर इस पर हाई टेम्परेचर अप्लाई किया जाए, क्या हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा, अगर हाई टेम्परेचर अप्लाई किया गया तो जो CsCl टाइप होगा वो NaCl टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने क्या किया, हाई प्रेशर अप्लाई किया, तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर जो है वो CsCl टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हाई टेम्परेचर दिया तो CsCl NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही हमको क्या समझना था, यही कहलाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। तो ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने बता दिया है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। अगर हाई प्रेशर किया जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर हाई किया जाए तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हाई प्रेशर कन्वर्ट किया गया तो NaCl CsCl में हो जाएगा, और अगर हाई टेम्परेचर किया गया तो CsCl NaCl में हो जाएगा। बस इतनी बात समझनी थी। ठीक है, तो ये वाला नोट कर लो। उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और है, और जो डायमंड होता है, डायमंड 3D होता है, तो उसका हमको परसेंटेज PF निकालना है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद चलते हैं डिफेक्ट पर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद चलते हैं डायमंड के। ठीक है, ये रेस कर दे रहे हैं। परसेंटेज PF ऑफ डायमंड किस में होता है, 3D में होता है। डायमंड का हमको परसेंटेज PF निकालना है। ठीक है, तो डायमंड का जो परसेंटेज PF होता है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, मान लो कोई एक एग्जांपल ले लो जिंक और सल्फर का, जैसे Zn2+ और H2-। Zn2+ क्या करता है, ये हमारा 50% THB में कन्वर्ट होता है। अगर किसी भी चीज़ का हमको परसेंटेज PF निकालना है तो उसमें सबसे पहले हमको Z इफेक्टिव पता होना चाहिए, और अगर Z इफेक्टिव पता है तो आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका Z इफेक्टिव निकाल लें। तो Z इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, ये दोनों कार्बन है, तो जो H2 है माइनस, ये हमारा CCP लैटिस बनाएगा। ठीक है,
अगर ये CCP लैटिस बनाता है तो इसका जेड इफेक्टिव कितना होगा, 4 होगा, ठीक है 4 होगा। तो इसका THV कितना होगा, THV 8 होगा, लेकिन 50% है तो 1/2 होगा, कितना हो जाएगा 4। अब इसका जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, Z इज इक्वल टू 4 + 4, Z इज इक्वल टू 8। अब इसका जेड इफेक्टिव आ गया, जेड इफेक्टिव निकल आया। अगर इसका जेड इफेक्टिव निकल आया है तो हम बहुत ही आसानी से इसका परसेंटेज पीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब देखो कैसे, जैसे फॉर्मूला मैंने बताया था 3D के लिए, 3D के लिए फॉर्मूला बताया था कौन सा, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव कितना है 8 × 3D है तो वॉल्यूम ऑफ एटम होगा, एटम का वॉल्यूम क्या होता है 4/3, लाइन खींचे दे रहे हैं, 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, A³ होता है, ठीक है A³ होता है इंटू 100 हो गया। अब यहाँ पर हम यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, या वॉल्यूम अगर निकल आया तो हमारा जो A है, A और R के रिलेशन में कन्वर्ट करके A की वैल्यू निकाल कर हम यहाँ पर रख देंगे। तो A और R में रिलेशन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर देखो कहा गया है THV और यहाँ पर FCC यूनिट सेल है, तो जो THV है वहाँ से FCC यूनिट सेल के कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, √3a/4 होती है। कितनी होती है, √3a/4 होती है। तो अब देखो, जैसे मान लो हम इधर लिखे दे रहे हैं, मान लो ये कॉर्नर का हो गया और ये क्या हो गया, ये THV का हो गया, ठीक है, कॉर्नर का और THV का। तो दोनों के जो सेंटर होता है ये क्या होगा, RC, ये कैटायन का हो जाएगा, और ये हो जाएगा किसका, RA किसका हो जाएगा, RC और RA कैटायन और एनायन का रेडियस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई कैटायन और एनायन नहीं दिया गया है, कैटायन और एनायन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी होती है, अगर हम बात करें दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस A होती है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर निकाल लें जो THV से कॉर्नर तक की डिस्टेंस होती है वो √3a/4 होती है। ये मान लो THV और इसको मान लो कॉर्नर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो √3a/4 होती है। तो यहाँ पर कैटायन और एनायन दिया नहीं गया है, तो जब कैटायन और एनायन दिया नहीं गया है तो इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस, तो R + R इज इक्वल टू √3a/4 हो जाएगा। तो R और R कितना हो जाएगा, 2R इज इक्वल टू √3a/4 हो जाएगा। अब ये 4R से 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8R इज इक्वल टू √3a। अब क्या होगा, A को वहीं पर रोक दो तो A की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 8R/√3। अब जो A का मान ये आया है यही उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 8 × 4/3 πr³ अपॉन 8R/√3³ इंटू 100। बस इतनी बात समझ में ही। अब यहाँ पर क्या था, क्यूब कर देंगे इसका, सॉल्व करके आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, 8 × 4/3 πr³ अपॉन 8 है, 8 का क्यूब कितना होगा, क्यूब ना लिखो तो मान लो 8 को 3 बार लिख दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इंटू R³ हो जाएगा अपॉन √3 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, R³ से ये R³ कैंसिल हो जाएगा, और 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो 8 × 2 = 16 हो जाएगा, और ये √3 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा √3π/16 इंटू 100, √3π/16 इंटू 100। अब इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इस कितना आ जाएगा, 34% आ जाएगा, ठीक। यही हमारा क्या होगा, इसका परसेंटेज पीएफ, किसका, डायमंड का। आई बात समझ में। अब डायमंड का परसेंटेज पीएफ निकल आया है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये कितना हो गया, जेड इफेक्टिव 8 हो गया, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 πr³ होता है, A³ क्या होता है, यूनिट सेल हमको निकालना है। तो यूनिट सेल हम कैसे निकालेंगे, एक बार और निकाल के यहाँ पर हम बताए दे रहे हैं यूनिट सेल हम कैसे निकालेंगे।
और ए और आर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लो यहाँ पर एक कॉर्नर है और यहाँ पर एक टीएचबी है, तो कॉर्नर से जो टीएचबी तक की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, √3a/4 होती है। अब यहाँ पर इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस r कितनी हो जाएगी, 2r इज इक्वल टू √3a/4 हो जाएगा। इसको कर दो इससे मल्टीप्लाई, 8r इज इक्वल टू √3a हो जाएगा। a को यहीं रोक दो, 8r/√3 इज इक्वल टू a। अब यही a की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दी गई है, सॉल्व कर लिया गया है, आंसर आ गया कितना, 34% आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम